वेलकम टू केमिस्ट्री एच। देखिए आज की क्लास में हम अगेन सीयूटी केमिस्ट्री का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको पहले प्रोवाइड किया था जो 2023 का ही था, 15 जून फर्स्ट शिफ्ट का था। आज जो हम पेपर देख रहे हैं वो आपका 10 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उस पेपर की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं विद सॉल्यूशन। क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखिए अपना सिलेबस क्लास +2 का कंप्लीट किया है और अभी टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप अपने डोमेन सब्जेक्ट के करें और बाकी आप फर्स्ट पेपर लैंग्वेज और जो जनरल स्टडी का आपका पेपर होता है उसकी तैयारी भी आप साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, फॉर दिस सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर। आपकी रिएक्शन क्या दी गई है? Au3 पॉजिटिव आपका रिड्यूस हो रहा है और ब्रोमाइड जो है वो ब्रोमीन के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है। द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज विल बी, यानी गिब्स एनर्जी चेंज आपसे पूछा गया है। अब देखिए गिब्स एनर्जी चेंज हमें पता है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NF ई सेल होता है, ई सेल नोट। इसे कई बार हम मैक्सिमम वर्क भी लिख देते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब आप इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सॉरी Au3 पॉजिटिव Au में जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? गेन करेगा। देन Br नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Br2 के अंदर, आप एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, देन चार्ज को बैलेंस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन, यानी एक कैथोड पर रिएक्शन हो रही है, एक एनोड पर। दोनों ही इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए जब आप इनको जोड़ते हैं। इसके लिए हम इसे क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब आप इक्वेशन को जब लिखेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? 2Au3 पॉजिटिव प्लस 6Br नेगेटिव देन 3Br2 प्लस 2Au। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देखिए यानी N की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी तो -6। F आपका फैराडे 96500। ई सेल आपको दिया हुआ है 2.49 तो मल्टीप्लाई बाय 2.49। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1441710, क्योंकि ये जूल में आएगी और आपका आंसर किस में दिया गया है? सारे के सारे आंसर किलो जूल में दिए गए, तो आप 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1441.710। तो अब आप यहाँ पर आपका ऑप्शन नियर बाई जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इन दोनों चैप्टर से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ट्रीटमेंट विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि हम एक्स जो कंपाउंड है उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा रहे हैं CH3 MgBr के साथ। गिव ए कंपाउंड Y, जिससे आपको एक कंपाउंड मिलता है Y। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? एक्स के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि आपको पता है कि इंटरमीडिएट बनता है, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव एथेनॉल, दैट मीन CH3CH2OH आपको मिलता है। अब ये पूछा ये एक्स क्या? देखिए जब भी आप, सीधी सी बात है, एल्कोहल कब बनता है? जब आप एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में भी अगर मैं मिथेनॉल की बात करूं तो यहाँ से आपको मिलता है प्राइमरी एल्कोहल। इसके अलावा कोई भी अदर एल्डिहाइड है, आप ये एल्डिहाइड भी ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको सेकेंडरी एल्कोहल, और अगर आपका सेकेंडरी एल्कोहल है तो आपको मिलता है कीटोन, यानी 3 डिग्री एल्कोहल, सॉरी कीटोन से आपको मिलता है 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड आप या मेथेनॉल कह सकते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और वैसे भी एक कार्बन यहाँ से आएगा, एक कार्बन इसमें ऑलरेडी है, तभी तो आपके 2 कार्बन हुए। तो आप ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने इक्वेशन को पढ़ा और सोचा कि तो पता नहीं क्या रिएक्शन है। नहीं, आप देखिए जो कंपाउंड बन रहा है उसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर एक कार्बन वाला कंपाउंड है, और यहाँ एक कार्बन वाला कंपाउंड ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल को एल्कोहल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड की जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो बनते हैं आपके एल्कोहल। तो ये एल्डिहाइड हो नहीं सकता क्योंकि इससे तो 3 कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी बनेगा।
ये भी नहीं हो सकता, इससे टर्सरी अल्कोहल बनेगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि एक कंपटीशन रिएक्शन है। देखिए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, इन दोनों रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, यानी जब आपका एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो आपको पता है दो तरह की रिएक्शन पॉसिबल है। एक आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और साथ साथ एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। अब कंडीशंस क्या है, देखिए एक सिंपल सी कंडीशन आप याद रखेंगे कि यहाँ अगर आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी है, या फिर एल्किल हैलाइड आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है। अगर एल्किल हैलाइड आपका प्राइमरी है तो आप सब्स्टिट्यूशन के साथ जाएंगे, यानी एसएन रिएक्शन के साथ जाएंगे, वो एसएन रिएक्शन फास्टर देते हैं। अगर ये 3 डिग्री है तो फिर एलिमिनेशन के साथ आप जाने की कोशिश करें, लेकिन अकेला इनको देख करके नहीं, आपको साथ साथ न्यूक्लियोफाइल को भी देखना है कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बल्कि है या फिर लेस बल्कि है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल आपका बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो आप प्रिफर करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, और अगर ये स्मॉलर है देन आप प्रिफर करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां आप देखिए, एल्किल हैलाइड आपका क्या है, टर्सरी है, देन ये लेस बल्कि आपका है, बट आप प्रोडक्ट देखिए यहाँ एल्कोहल बनाया गया है, इसका मतलब ये यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन डेफिनेटली हो रही है। और जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो एल्कीन बनती है, और एल्कीन कैसे बनेगी आपकी यहाँ पर, ये आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है और ये आपकी एल्कीन बनती है। अब ये ऑप्शन कौन सा है आपका, देख लीजिए आप, वो आपकी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। तो आई थिंक ये ऑप्शन आपका है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये साइड लास्ट है, ये यहाँ मिस प्रिंट है, ये 3 होना चाहिए। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको कंडीशन बता देता हूँ, देखिए कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, ये दोनों रिएक्शन डिपेंड करती है नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। सेकंड डिपेंड करता है आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्ट्रेंथ। थर्ड डिपेंड करता है आपका जो सोलवेंट आपने कैसे लिया है, पोलर है या फिर नॉन पोलर सोलवेंट है। थर्ड डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर के ऊपर। जैसे नेचर ऑफ आरएक्स में बता चुका हूँ आपको, अगर प्राइमरी है तो आप एसएन के साथ जाएं, 3 डिग्री है तो फास्टर एलिमिनेशन होगी। न्यूक्लियोफाइल की साइज़ के बारे में बता चुका हूँ कि अगर बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है तो एलिमिनेशन प्रीफर होती है, स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है। सॉल्वेंट की बात करें तो लेस पोलर सॉल्वेंट है तो एलिमिनेशन, और हायर टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन। इसका मतलब मोर पोलर अगर है तो सब्स्टिट्यूशन, लोअर टेम्परेचर है तो सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है और 3 डिग्री न्यूक्लियोफाइल है, एक केस आप ये समझिए, या उल्टा इसका है कि 3 डिग्री आपका न्यूक्लियोफाइल है और स्मॉलर, मैं ये कह देता हूँ कि स्मॉलर आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो इन केसेस के अंदर जहाँ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल है वहाँ आप प्रीफर करेंगे एलिमिनेशन को, जैसा कि इस रिएक्शन में हो रहा है, आप एलिमिनेशन। और अगर न्यूक्लियोफाइल आपका 3 डिग्री है, ये प्राइमरी है, तो आराम से ये इसके हाइड्रोजन कार्बन तक पहुंच सकता है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप प्रीफर करेंगे, क्योंकि कंपटीशन रिएक्शन है, एग्जाम में इसी तरह की रिएक्शंस पूछने की टेंडेंसी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपको कॉलम लिस्ट ए दी गई है, लिस्ट बी के साथ आपको मैच करना है। लैम्डा एम की अगर हम बात करते हैं, देखिए यानी मोलर कंडक्टेंस की हम बात करते हैं, दो केसेस के अंदर, एक डाइल्यूट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें, लैम्डा एम की बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज होते हैं। यहाँ तो होता क्या है, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे नेगेटिव आयन के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता है, इंटर आयोनिक जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ दोनों बातें होती हैं, एक तो इनका डिसोसिएशन इंक्रीज होता है डाइल्यूशन करने के साथ साथ, मैं बात कर रहा हूँ डाइल्यूशन की।
सेकंड अगर मैं बात करूं तो जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होती है, जिससे इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक होते हैं। इस वजह से जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ मोलर कंडक्टेंस का, तो ये ग्राफ कुछ आपका इस तरह से प्लॉट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ इस तरह का ग्राफ आता है, यानी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। जबकि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ आप देखते हैं इस तरह का ग्राफ आपका प्लॉट होता है। तो अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, क्या फर्स्ट में क्या दिया गया कि लैम्डा एम ऑफ केसीएल, अब केसीएल आपको पता है क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। किस वजह से इंक्रीज होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। नहीं है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऑलरेडी 100% आयनाइज आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? डाइल्यूशन बढ़ाने से ड्यू टू वीकेनिंग ऑफ इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। तो यहाँ फर्स्ट के साथ ए जो है वो मैच करेगा आपका फोर्थ के साथ। बी की बात करूँ तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज आपका होता है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी बी के साथ आपका थर्ड आएगा। ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ऑलमोस्ट जो ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ आता है, तो ये सी के साथ आपका, यानी ये आपके KCl के लिए है और ये CH3 के लिए है, CH3COOH, और ये सेम ग्राफ आपकी NCERT की बुक में बना हुआ है। सी के साथ अगर मैं बात करूं तो सी के साथ आपका आएगा ये लीनियर ग्राफ है, फर्स्ट आ जाएगा, और जो आपका डी है उसके साथ नॉन लीनियर ग्राफ आता है, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यानी कोलराउश लॉ से जब आप पहले पढ़ते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है डाइल्यूशन का, वहाँ ये ग्राफ मेंशन किया गया है। तो इसी के बाद तो फिर कोलराउश लॉ पढ़ते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, अगेन वो जो पहले प्रॉब्लम हमने करी थी वही आ गई। मिथाइल ब्रोमाइड देखिए, यानी कि CH3Br की आप रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम ब्यूटॉक्साइड, यानी Na पॉजिटिव O नेगेटिव, और ये आपका ब्यूटॉक्साइड हो गया। अब देखिए इनिशियली मैं आपको क्या समझा के आया था कि अगर ये 1 डिग्री और ये बल्कि है, चाहे बल्कि हो स्मॉलर है तो फिर तो डेफिनेटली सब्सटीट्यूशन हो ही जाएगा। अगर बल्कि है तो भी आप यहाँ पर कौन सी रिएक्शन करेंगे? आप यहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। सब्सटीट्यूशन में क्या होगा? NaBr निकल जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यानी कि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3O, देन ये आपका CH3 एंड CH3 प्लस आपका NaBr, एलिमिनेशन होगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका? देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन और एक इससे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, बोथ दोनों जो है आपके अपोजिट हैं एक दूसरे के। वहाँ क्या था? एल्किल हैलाइड था जो कि टर्सरी था, यानी एल्किल हैलाइड जो लिया गया था वो टर्सरी लिया गया था, और ये क्या था आपका? स्मॉलर था। तो आपने क्या किया यहाँ पर? एलिमिनेशन किया। तो ध्यान रखेंगे इस तरह के कम्पिटिटिव रिएक्शंस को। चलिए नेक्स्ट, मैं बीच के कुछ क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है आपका। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके एमीन चैप्टर से। नॉर्मली क्या सोचेंगे हम यहाँ पर? हम ये सोचते हैं कि भाई एमीन जो है वो तो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर ये है तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेंगे। लेकिन जब क्योंकि ये बेस भी है, जब आप एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, एनिलीनियम आयन बनता है। अब ये एक्टिवेटिंग की बजाय डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से जो मेटा सब्स्टिट्यूएंट है वो आपका सफिशिएंट अमाउंट में भी बन पाता है, ऑर्थो बहुत कम बनता है। पैरा, क्योंकि पैरा तक इसका -I इफेक्ट काम नहीं करता तो पैरा भी बनता है। तो अगर मैं बात करूं पैरा प्रोडक्ट की तो ये 51% बनता है। अगर मैं बात करूं ऑर्थो की तो ऑलमोस्ट 2% बनता है, जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। और मेटा की अगर बात करते हैं तो मेटा आपका 47% के आसपास बनता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रीज़न क्या है कि एमिनो जो ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन जब इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाते हैं तो एमिनो ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाता है, और प्रोटोनेशन होने की वजह से ये एक्टिवेटिंग की बजाय क्या हो जाता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बनने के कारण, रीजन की वजह से अनएक्सपेक्टेड आपको मेटा प्रोडक्ट मिलता है। ऑर्थो क्योंकि ये 3 कार्बन तक काम करता है -I इफेक्ट, तो ऑर्थो तो बहुत कम बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक रिएक्शन दी गई है उसको कंप्लीट करना है। तो सिंपली देखिए, अगर मैं MnO4 नेगेटिव की बात करता हूं तो ये कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव के अंदर। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करता हूं तो ऑक्सीडाइज होकर के बदलती है सल्फेट के अंदर, SO4 2 नेगेटिव के अंदर।
अब अगर मैं इस तरह के ऑप्शन को ढूंढ देखूँ यहाँ पर, बाकी पूरी इक्वेशन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी यहाँ पर इक्वेशन जो ए है यही परफेक्ट बैठती है। बाकी यहाँ सल्फाइट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ सल्फेट में बट Mn3 पॉजिटिव है, यहाँ पर थायोसल्फेट के अंदर है, जबकि MnO2 के अंदर है। ये कब होता है? जैसे बेसिक मीडियम आपका लिया जाता है तब ऐसा होता है। बेसिक मीडियम के अंदर ये MnO2 के अंदर कन्वर्ट होता है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर निकल जाएगा ऐसे। और अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके अदर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, तो Mn ऑलरेडी बैलेंस है। 2 नंबर पर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर आपने 4H2O लगा दिया। उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बाय द एडिंग ऑफ प्रोटोन, तो इधर आपका 8H पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप चार्ज को बैलेंस करेंगे तो आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ बैलेंस करेंगे, सबसे पहले सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 वाटर आ जाएगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4H पॉजिटिव आ जाएंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आपका चार्ज बैलेंस, सॉरी 2 पॉजिटिव, सॉरी इस तरफ नहीं, ये इस तरफ आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों इक्वेशंस में आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना होता है। उसके लिए आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, तो आपका 5 क्या हो जाएगा? सल्फेट हो जाएगा। तो देखिए 5 सल्फेट रहा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 5 टू जो 20 यहाँ है और 16 प्रोटोन यहाँ, तो इधर 4 प्रोटोन बच जाएंगे। देखिए 4 प्रोटोन रहा। आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2Mn2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखिए लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट का जब भी आप ऑर्डर बनाते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आप लोड करते हैं, आपने बुक के अंदर देखा होगा इस तरह का। यहाँ आपका Mn आता है, क्योंकि Mn के लिए जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, लोअर वैल्यू होती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है Mn। ये मेमोरी बेस आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 60 मिनट अगर आपके पास टाइम है तो इस तरह का इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा। पहले पैटर्न अलग था, आपको कम क्वेश्चन करने होते थे। अभी इतना बड़ा क्वेश्चन एटलीस्ट मुझे नहीं लगता न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आएगा। क्या कहा गया है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम क्लोरोफॉर्म है एंड 45 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन है। देन इनसे बनती है वेपर। इनके प्योर का वेपर प्रेशर आपको दिया गया है। अगर मैं इसको PA नोट से बताऊं तो वो दिया गया है 400 mmHg, और इसको अगर मैं PB नोट से रिप्रेजेंट करूं तो वो दिया गया है 615 mmHg। पूछा क्या है? पूछा है आपसे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज, यानी इस वेपर के अंदर आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। तो देखिए वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक तो आपको पी टोटल कैलकुलेट होना चाहिए। अब पी टोटल आप राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी टोटल इज इक्वल टू होता है PA नोट XA प्लस PB नोट XB। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट करेंगे। PA नोट और PB नोट आपको दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर इसके मोल कैलकुलेट करूँ, सेज Na कह दूँ, तो वो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई क्लोरोफॉर्म का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 119.5। देन इसके मोल को अगर मैं NB लिखूँ तो ये हो जाएगा आपका 45 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास होता है 85। तो यहाँ से आपके मोल निकल जाएंगे। मोल जब निकल जाएंगे तो आप XA निकाल लेंगे। XA आपका आ जाएगा, जो भी मोल यहाँ पर आपके कैलकुलेट होंगे, इसके जो मोल आएंगे वो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपको। तो देखिए मोल आ जाएंगे आपके 0.25 आ जाएगा क्लोरोफॉर्म के और 0.52 आ जाएगा आपका डाइक्लोरोमीथेन के। तो यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन XA कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन XB कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। इससे आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? पी टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। देन अगर वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना हो, सपोज मैं उसको YA लिख देता हूँ, तो YA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्योंकि ये जो टर्म है आपकी ये क्या कहलाती है? वेपर जो फेज है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर किसका? क्लोरोफॉर्म का। तो जो पार्शियल प्रेशर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है उसको आप डिवाइड कर देंगे पी टोटल से, तो आपका निकल जाएगा गैस फेज के अंदर जो भी मोल फ्रैक्शन जिस कंपोनेंट का आपसे पूछा गया है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। देन आप इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, देखिए हमने राउल्ट्स लॉ अप्लाई किया,
राउल्ट्स लॉ अप्लाई करके यहाँ से हमने पी टोटल कैलकुलेट किया। पी टोटल कैलकुलेट करने के बाद में जो पार्शियल प्रेशर है, इस टोटल प्रेशर के अंदर जो क्लोरोफॉर्म का प्रेशर है, ये क्लोरोफॉर्म का प्रेशर है, इसको हमने टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दिया तो ये मोल फ्रैक्शन निकल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए आयरन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये 3d6 4s2। 3d6 को अगर मैं फिल करूं 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। क्रोमियम की अगर बात करूं तो 3d5 4s1, तो 3d5 का मतलब 5 तो यहाँ हो जाएंगे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, एक आपका एस में हो जाएगा, दैट मीन आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर जिंक की बात करें तो जिंक तो होता है 3d10 4s2, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0, तो सबसे लीस्ट आपसे पूछा गया है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन रिएक्शन। देखिए ये जो रिएजेंट है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसे बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। और अगर मैं हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करूं तो ये डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को सेपरेट करने के मेथड भी काम आता है। देखिए प्राइमरी अमीन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो रिएक्शन हो जाती है। फिर आप जब इसको बेस के अंदर एल्कली में जब आप इसको डिजोल्व करते हैं तो ये डिजोल्व भी हो जाता है। 2 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 डिग्री में नाइट्रोजन के ऊपर 1 हाइड्रोजन होता है, इसलिए हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है, बट एल्कली में सोल्यूबल नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोजन को तो ये रिप्लेस कर देगा ग्रुप। 3 डिग्री की मैं अगर बात करता हूँ तो 3 डिग्री में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन होता ही नहीं है, इसलिए वो रिएक्ट ही नहीं करते। तो ऑप्शन देखिए, टर्सरी अमाइन डू नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑन अमीनो एसिड। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा भी, जो रिएक्शन नहीं हो रही है उसका रीजन तो यही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे लिस्ट 1 को 2 से मैच करना है, तो राउल्ट्स लॉ की बात पूछी गई है। तो देखिए राउल्ट्स लॉ तो यही है, यानी फर्स्ट के साथ थर्ड आ जाएगा। बी हेनरी लॉ पूछा गया है तो पी इज इक्वल टू के एच एक्स आ जाएगा, यानी फोर्थ आ जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो टीबी वाला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है तो ये फर्स्ट आ जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है आपका, देखिए। नेक्स्ट देखिए, 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, द रिएक्शन ऑफ टोलुइन। अब टोलुइन क्या है, बेंजीन के ऊपर आप एक CH3 ग्रुप लगा देंगे तो टोलुइन बन जाएगा। क्लोरीन के साथ रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, यानी कि आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। एंड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देखिए लाइट की प्रेजेंस में तो आपको पता है फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और जितने भी हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं वो आराम से हट जाते हैं, तो ये बनेगा यहाँ पर CCl3। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 2 तरह के कंपाउंड आपके बनते हैं, क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप होता है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है बेंजीनिंग पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है और एक आपका पैरा प्रोडक्ट बनता है, पैरा क्लोरोटालोइन और ऑर्थो क्लोरोटालोइन बनता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा सही है, देखिए फर्स्ट में ये कह रहा है कि एक्स जो है वो आपका बेंजील क्लोराइड है, तो एक्स तो ये है नहीं, एक्स बेंजील क्लोराइड नहीं है। एम आपका मेटा क्लोरोटालोइन, वाई क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl में तो आपका एक्स मिलता है। एक्स आपका क्या है, बेंजल क्लोराइड, और वाई क्या है, ऑर्थो क्लोरोटालोइन। एक्चुअली यहाँ डी ऑप्शन नहीं दिया है मैंने, वो शायद मिसप्लेस हो गया होगा। तो आपका देखिए एक्स क्या है, ऑर्थो क्लोरोटालोइन भी बनता है, पैरा क्लोरोटालोइन भी बनता है एक्स। वाई क्या है आपका, वाई के अंदर आपका जो तीनों हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होते हैं, तो वो वाला ऑप्शन आपका हो जाता है। ये डी ऑप्शन यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, तो बाई मिस्टेक रह गया होगा, बाकी मैंने आपको रिएक्शन समझा दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट, यानी EDTA। तो सबसे पहले मैं EDTA की स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये आपकी EDTA की स्ट्रक्चर है, देखिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इसके बारे में सही है और क्या इसके बारे में गलत है। फर्स्ट ये कह रहा है कि इट इज़ ए हेक्साडेंटेड लिगेंड, बिल्कुल। एक यहाँ से डोनर एटम, ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम और ये भी डोनर एटम, तो बिल्कुल हेक्साडेंटेड लिगेंड है। इट फॉर्म चिलेट, बिल्कुल जो भी बाइडेंटेड से अगर आप स्टार्ट करते हो तो चिलेट रिंग की फॉर्मेशन करते हैं ये। इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन से बाइंड होता है और 4 ऑक्सीजन से, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब जो लास्ट आपका स्टेटमेंट जो भी यहाँ पर है वो इनकरेक्ट है। सेकंड में बता देता हूँ, देखिए ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी है,
इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको HEDT लिख देते हैं, यानी कि कोई भी एसिटेट ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, तो अब ये डोनर साइड ब्लॉक हो जाएगी, अब ये पेंटाडेटेड बन गया, ये क्या है, पेंटाडेटेड। अगर आप इसे H2EDT लिख देते हैं, इसका मतलब दो डोनर साइड ब्लॉक हो गया, अभी टेट्राडेंटेड बन जाता है, इसीलिए क्योंकि ये अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनॉइड आयन हैज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसके पास पेयर्ड होंगे। तो अगर आप पेयर्ड की बात करते हैं तो देखिए जैसे Cd+4 हो गया, ऑलमोस्ट जो लैंथेनॉइड आयन्स होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर यूटरबियम की हम बात करते हैं तो यूटरबियम में 4f14 होता है, 6s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गए तो 4f14 बन गया, और 4f14 का मतलब सारे के सारे पेयर्ड हैं, और पेयर्ड है तो क्या होगा आपका, डायमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दो अगेन लिस्ट दी गई है, आपको मैच करना है कि जो भी ज्योमेट्रिकल सिस आइसोमर को पहचानना है। देखिए सिस है आपका सेकंड, आप ट्रांस को पहचानेंगे, 180 डिग्री के एंगल है, सिमिलर लिगेंड्स के बीच में, तो आपका ट्रांस हो जाएगा, थर्ड हो गया। फेशियल और मेरिडाइनल, अब देखिए फेशियल आपका वो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 3 सिमिलर लिगेंड और 3 सिमिलर लिगेंड होते हैं, वो फेशियल और मेरिडाइनल दो तरह की फॉर्म शो करता है। अगर सिमिलर लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वो फेशियल है, अगर एटलीस्ट एक आपको 180 डिग्री का दिखाई दे जाए तो वो मेरिडाइनल है। तो यहाँ देखिए इन अमीनो ग्रुप के बीच में जो आपका है वो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये फेशियल है आपका, यानी फर्स्ट आपका फेशियल है। यहाँ देखिए एक एंगल आपको, ये देखिए एंगल 180 डिग्री का, यहाँ भी देखिए 180 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है आपका, मेरिडाइनल, यानी Ma3B3। इस टाइप के जो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं, एक को बोला जाता है फैक यानी फेशियल, और एक को बोला जाता है मर यानी मेरिडाइनल। यहाँ सिमिलर लिगेंड के बीच में 90 डिग्री के एंगल होते हैं, जबकि यहाँ पर एक आपको 180 डिग्री का एंगल दिखेगा तो दूसरा अपने आप 180 हो जाएगा। तो अब आप मैच कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया इसका ऑप्शन, ये आपका मेरिडाइनल है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 ब्रोमो पेंटीन, 2 ब्रोमो पेंटीन। तो सबसे पहले 2 ब्रोमो पेंटीन बनाते हैं। ये 2 नंबर पर मैंने ब्रोमीन ग्रुप रख दिया, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और ये 5 नंबर कार्बन। 2 ब्रोमो पेंटेन इज हीटेड विद एल्कोहलिक KOH। कल ही मैंने आपको प्रीवियस जो पेपर है उसमें बताया था कि KOH के साथ जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं दो कंडीशन, एक एक्वस और एक एल्कोहलिक। एल्कोहलिक है तो आप एलिमिनेशन के साथ जाएंगे, एक्वस है तो आप सब्स्टिट्यूशन के साथ जाएंगे, यानी OH जो है वो एल्किल हैलाइड के हेलोजन एटम को रिप्लेस कर देगा और एल्कोहल बन जाएंगे, और एलिमिनेशन अगर हुआ तो एल्कीन बनेगा। अब अगर यहाँ से हम रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ तो एलिमिनेशन करवाएंगे। अब एलिमिनेशन में बस यही बात समझनी है कि देखिए हाइड्रोजन ये यहाँ वाला रिप्लेस होगा यहाँ पर, इसके लिए आप कौन सा रूल पढ़ते हैं, सत्यजेफ रूल पढ़ते हैं, जो क्या कहता है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। यानी यहाँ अगर मैं बात करूँगा तो मल्टीपल बॉन्ड इन दोनों के बीच में क्रिएट होगा, तो ये कंपाउंड जो बनेगा आपका वो मेजर बनेगा, और अगर आप ये कंपाउंड बनाते हैं तो ये कंपाउंड आपका माइनर बनेगा। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। स्टेटमेंट पूछा है ओनली पेंट 2 इन इज फॉर्म्ड, ओनली पेंट 1 इन इज फॉर्म्ड, बोथ पेंट 2 इन एंड 1 इन आर फॉर्म्ड, पेंट 2 इन विल बी मेजर प्रोडक्ट एज इट्स मोर स्टेबल। बिल्कुल सही है, पेंट 2 इन बनेगी जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। डी के साथ सी दोनों बनते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों ही बनते हैं, एक मेजर है और एक माइनर है, तो आपका ऑप्शन सी और डी आप करेंगे, यानी दोनों ही बनते हैं बट एक मेजर है जो पेंट 2 इन है क्योंकि वो मोर स्टेबल है। हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, सत्यजेफ ने बोला था ये, इसलिए हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स बनती हैं एलिमिनेशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक आयन इन नेचर, यानी पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की बात करते हैं, D0 है। टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, D0 है, ये D10 है, तो आपका ऑप्शन बच गया एक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यानी इसके पास D3 आयन है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड गिव आयोडोफॉर्म। बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए आयोडोफॉर्म के लिए कंडीशन क्या है, एक तो आपके बुक में दी गई है कि वो मिथाइल कीटोन होना चाहिए, यानी इस तरह का ग्रुप उसके पास होना चाहिए,
जितने भी कीटोन जिनके पास इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कार्बोनिल कंपाउंड जो ग्रुप है उसके पास एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। एक एल्डिहाइड है आपका जिसमें आपको ये देखने को मिलता है, देखिए ये वाला एल्डिहाइड 2 नंबर एथेनॉल जिसको आप कहते हैं, यहाँ पर भी यही कंडीशन है। या फिर ऐसा कोई कंपाउंड जो इनमें कन्वर्ट हो सकता है, और उनमें आपका एक अल्कोहल भी आता है इस तरह का, यानी इस अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो इनमें बदल सकता है। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चरल रखने वाले जो कंपाउंड है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो देखिए फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी नहीं देगा, सेकंड की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये दे सकता है, थर्ड की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं देगा क्योंकि मिथाइल ने ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप ऐसे है देखिए, तो ये कैसे देगा, पॉसिबल ही नहीं है। और लास्ट ये एल्डिहाइड कहाँ, इसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं है कार्बोनिल कार्बन के पास में, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, ये अल्कोहल देता है, ध्यान देंगे कई बार वो 3 वहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन मेंशन कर देते हैं, 2 एल्डिहाइड कीटोन मेंशन कर दिए, एक एल्डिहाइड मेंशन कर दिया और एक अल्कोहल, तो बच्चे जनरली सोच जाते हैं कि यार बाकी तो एल्डिहाइड और कीटोन है, दैट मीन कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्कोहल है फिर वो नहीं देता होगा। नहीं, ये जो अल्कोहल है इस तरह की स्ट्रक्चरल रखने वाले जो अल्कोहल्स हैं वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, A first order reaction requires 6.96 month for the concentration of reactant A reduced to 25%। 25% तक रिड्यूस हो रही है, दैट मीन रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट होगी, 75% कंप्लीट हो गई। और 75% कंप्लीट होती है तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, T3/4 कहते हैं। वो कितना दिया हुआ है आपको, 6.96। कल मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, अभी ये मंथ दिया हुआ है, चलो मंथ पूछा क्या है, द हाफ लाइफ टाइम टी हाफ पूछा है, तो टी हाफ और T3/4 में मैंने कल आपको जीरो ऑर्डर के लिए भी रिलेशन बताया था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी बताया था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बताया था कि टी जो 3/4 है ये क्या होता है, 2 इंटू में टी हाफ होता है, तो टी हाफ आपसे पूछा गया तो क्या हो जाएगा, T3/4 डिवाइडेड बाई 2, कितना दिया गया है 696 डिवाइडेड बाई 2 3.48, आपका 3.48 ऑप्शन ये रहा। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो 3/4 होता है 1.5 इंटू में टी हाफ। ध्यान देंगे ये फॉर्मूला किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और ये फॉर्मूला किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आपको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दो ही तो काइनेटिक्स है, तो सेकंड ऑर्डर तो क्या क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, एनसीईआरटी में है ही नहीं कोई सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ आपको दिया गया है, इधर आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इधर काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, जो मोस्ट प्रोबेबल जो मॉलिक्यूल्स जो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं वो वाली काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल भी बहुत कम होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, ऐसे मॉलिक्यूल भी बहुत कम होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखने वाले जो मॉलिक्यूल जिनको मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है, बी। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। देखिए जब भी आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए थोड़ा मैं यहाँ पर आपको इलोबरेट कर देता हूँ कि जैसे ये 5 जो डी ऑर्बिटल हैं आपके, जब ये स्प्लिट होते हैं तो 2 की एनर्जी रेज्ड होती है और 3 ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी डिक्रीज होती है। ये आपका बैरी सेंटर होता है, यहाँ से ये जो एनर्जी है ये आपकी -0.4 डेल्टा ओ होती है और ये आपकी होती है +0.6 डेल्टा ओ। क्योंकि केस यहाँ पर किसका बना हुआ है, केस दिया हुआ है आपको लो स्पिन का, लो स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर होंगे। तो अगर मैं CFSE कैलकुलेट करूं तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी -0.4 डेल्टा ओ मल्टीप्लाई बाय N T2G। N T2G का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स, ये आपके इजी होते हैं, प्लस 0.6 डेल्टा ओ मल्टीप्लाई बाय NEG, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देन प्लस MP, P आपकी यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी है, M है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर होंगे उनकी संख्या। अब देखिए जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का केस होता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस, यहाँ आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दिया गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में पेयरिंग एनर्जी की एक वैल्यू होती है, लेकिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर दिया गया है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी मानी जाती है, 0 मानी जाती है, यानी MP की वैल्यू जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए 0 होती है। तो अब यहाँ पर
किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, आई थिंक ये D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर, 1 सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ, ये D6 दिया हुआ है। अब D6 है और आपका लो स्पिन है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में फिल हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 3 इलेक्ट्रॉन आपके पेयर हो गए, तो M की वैल्यू 3 आ गई, यानी ये हो जाएगा आपका 3p प्लस ईजी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आपके, तो ये टर्म तो आपकी जीरो हो गई। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो 6 को आप 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2.4 डेल्टा U प्लस 3p, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। बट यहाँ पर इन्होंने पेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ऐड नहीं किया है, तो अगर होना चाहिए क्या, यहाँ पर हाई स्पिन केस होना चाहिए था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर बी हो जाता है। और क्योंकि यहाँ लो स्पिन दिया गया बट पेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, तो हमने 2.4 को सही करेंगे फिर। क्योंकि देखिए पेपर ये बाद में प्रिंट होकर के आते हैं, तो कई बार इनमें मिस्टेक हो जाती है। आप ध्यान रखेंगे, हाई स्पिन के केस में पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हम 0 लेते हैं, और लो स्पिन के केस में MP वैल्यू ली जाती है। M है जितने इलेक्ट्रॉन आपके पेयर हो रहे हैं वो स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स के अंदर, इन ऑर्बिटल्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन आपको मैच करना है। देखिए हम मैच कर लेते हैं क्रोमियम 3 पॉजिटिव। क्रोमियम 3 पॉजिटिव का मतलब एक ऐसे इलेक्ट्रॉन चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन आपके चले गए वहाँ से, तो ये बच गया 3D3। उसके बाद में Mn4 पॉजिटिव, Mn4 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपके चले गए S से और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 3D4, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो 3D3। उसके बाद में कॉपर प्लस का मतलब 3D10। उसके बाद में वेनेडियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए 3D3। अब इनके साथ आपको मैच करना है। देखिए क्या है कि क्रोमियम का 3D3 है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक भी है, कॉपर जो है वो डायमैग्नेटिक है, D10 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वेनेडियम 2 पॉजिटिव की बात करेंगे, अगेन ये 3D3 है और पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ कई सारे ऑप्शन आपके सेट बैठते हैं, जैसे फर्स्ट के साथ ए के साथ फर्स्ट भी आएगा और थर्ड भी आएगा। फर्स्ट भी है, देखिए यहाँ पर थर्ड भी है, यहाँ फर्स्ट और थर्ड है, यहाँ पर भी फर्स्ट एंड थर्ड है। बी के साथ अगर हम मेंशन करें तो बी के साथ भी सेम कंडीशन है। देखिए D3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये पैरामैग्नेटिक भी है, ठीक है। Mn4 पॉजिटिव, तो ऐसा ऑप्शन यहाँ बी के साथ फर्स्ट भी है और थर्ड भी है। सी के साथ सेकंड और फोर्थ, सी के साथ हाँ ये D10 भी है और डायमैग्नेटिक भी है, यानी सेकंड और फोर्थ। अगेन डी के साथ वन और थर्ड, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये मैं मेंशन कर देता हूँ। देखिए ये पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है। अब आप मेंशन कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, विच वन ऑफ फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर यानी SN1 कौन जो है वो इजीली देगा। तो SN1 का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, यानी जहाँ कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो SN1 के साथ जाएगा। फर्स्ट कंपाउंड में 2 फिनाइल ग्रुप हैं, यानी कार्बोकेटाइन बनेगा ये, और इस पर 2 से 6H5 ग्रुप हैं जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बिल्कुल बढ़ाएंगे। सेकंड की बात करूँ तो एक CH3 आएगा, छोड़ो इसको। हाँ थर्ड की बात करता हूँ तो देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ C6H5 अगेन C6H5 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे हाईली स्टेबल कौन बनेगा, हाईली स्टेबल C बनेगा और ये SN1 के साथ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको एक पैसेज दिया गया है और उसके बेसिस पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखिए क्या दिया गया है कि एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन, बिल्कुल सही है। इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction due to steric and electronic reagents, sterically the presence of two relatively charged substituent in ketone hinder the approach of nucleophile, बल्कि ग्रुप है तो कार्बन तक न्यूक्लियोफाइल को आसानी से नहीं आने देंगे। इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज टू एल्किल ग्रुप रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल मोर इफेक्टिवली इन द फॉर्मर, बिल्कुल सही। पहली रिएक्शन देखिए KMnO4 बेसिक मीडियम में टॉलुइन बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। सेकंड देखिए यहाँ क्या होता है, जो कार्बन रिंग के साथ है ना वो ही ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ पर भी यही कंपाउंड बनेगा आपका। ये आपके NCERT की बुक में एज इट इज रिएक्शन दी गई है, ठीक है ना। इसी कार्बन को आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। तो आगे इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। ए को पहचानना था तो ए आपका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है, यहाँ हम एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होंगे और इसके ऑक्सीडेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये टोलेन रिएजेंट है ये सफिशिएंट है, तो ये टोलेंस रिएजेंट सफिशिएंट है, तो ए के साथ आ जाएगा थर्ड। उसके बाद देखिए इसे बोला जाता है जोन्स रिएजेंट, और ये क्या करता है, ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है।
यानी CrO3 प्लस H2SO4 जो उसे जोन सी रिएजेंट कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट आ जाएगा, सी में फर्स्ट आ जाएगा। डी तो ये अमाइड है और अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं अपने, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया यानी सेकंड आ जाएगा यहाँ पर। और बच गया एक यानी KMnO4 एसिडिक, तो ये क्या करता है डबल बॉन्ड को भी क्लीवेज कर देता है और यहाँ पर आपको डायोइक एसिड आपको मिल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा आपका फोर्थ। अब ये ऑप्शन यहाँ पर यानी 341 341 341 एंड सेकेंड, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, पहले बनाएं इसको, पेंटेन यानी 5 कार्बन एटम, 2 3 4 और 5 पेंटेन है। 2 ओन है यानी 2 पर ओन है, 4 पर मिथाइल है तो 3 और 4 पर मिथाइल, 4 पर ये हाइड्रोक्सी यानी OH, ये आपका कंपाउंड बनता है। मैं बाकी हाइड्रोजन लगा देता हूँ यहाँ पर। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 एंड 4 मिथाइल पेंटेन 3 on 3 in 2 on are the product obtained from A by aldol condensation। अच्छा 4 मिथाइल पेंटेन 3 in 2 on, तो ये यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, तो देखिए 2 पर इन 2 पर ऑन 3 पर इन 3 इन 2 ऑन, तो 1 2 3 4 4 पर मिथाइल 4 पर मिथाइल, ठीक है भाई। फ्रॉम ए एल्डोल कंडेंसेशन, देखिए एल्डोल कंडेंसेशन, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम से आप काउंट करेंगे तो आपका आइडिया लग जाएगा, 3 6 कार्बन एटम है। तो देखिए इससे तो पॉसिबल है नहीं भाई, 2 मॉलिक्यूल आप जोड़ेंगे तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। इससे भी पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4 5 इसमें कार्बन है, 1 2 3 4 इसमें भी नहीं है, तो एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए आप इसका एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं जनरली, तो एक का आप न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं और दूसरे के ऊपर अटैक करवाते हैं। मान लीजिए ये 2 मॉलिक्यूल आपके हैं, इसका मैं हाइड्रोजन थोड़ा अलग लिख देता हूँ, और वैसे भी ओन आ रहा है जो एडप्ट आपका बन रहा है, तो इसका मतलब कीटोन है डेफिनेटली, और कीटोन के अंदर ऑप्शन एक ही दिया हुआ, बाकी 3 तो एल्डिहाइड है। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। इस हाइड्रोजन को आप कहाँ ले जाते हो, यहाँ ले जाते हैं, तो ये कहाँ फिर अटैक करता है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ये CH2 जाकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका CH3 अगेन CH3, ये डबल बॉन्ड O बदल जाएगा OH में, ये CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, देखिए ये पहले वाला प्रोडक्ट बन गया आपका, एल्डोल कंडेंसेशन है ये फर्स्ट ही ऑप्शन। वैसे ही आपको करके देखने की जरूरत ही नहीं थी, नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट कर लेते तो भी कर सकते थे। प्रोडक्ट में ओन लिखा हुआ है, इसका मतलब जो दोनों एल्डिहाइड या कीटोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें एटलीस्ट एक आपका कीटोन जरूर है, जबकि यहाँ पर तो दोनों सिमिलर हैं, तभी तो आपको एक एक ऑप्शन दिया गया है। तो जब कीटोन ओन बन रहा है आपका अडक्ट, तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल है आपके रिएजेंट है वो भी क्या है, कीटोन है, और कीटोन ऑप्शन एक ही दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए इन द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया टू गिव इमाइड, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग कंपाउंड ए एंड बी, यानी ए से, एक मिनट देखता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है, ए से अब कहाँ जाना है, ये 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ आ गया, 47 नंबर, अच्छा ये इसके बाद का है। पहले 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल एथेनोइक एसिड, तो पहले फिनाइल एथेनोइक एसिड हम बनाते हैं कि वो फिनाइल एथेनोइक एसिड क्या होता है, उसके बाद हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो ये आपका फिनाइल ग्रुप हो गया और ये आपका एथेनोइक एसिड हो गया, फिनोइल एथेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड हो गया। यानी ये फॉर द प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन करनी है किससे, बेंजिल अल्कोहल से। बेंजिल अल्कोहल का मतलब हो गया ये बेंजिल ग्रुप हो गया, इस पर OH लगा हुआ है। तो क्या 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 रिएजेंट कीजिए कि नंबर 1 देखिए, जब भी किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन बढ़ाना है तो आपको CN वाला ये ग्रुप इंट्रोड्यूस डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया KCN। दूसरा आपको पता है इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हम, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तभी तो जो नाइट्राइल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब दूसरा ये हो गया। तीसरा जब साइनाइड को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये OH को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, इसकी जगह पर पहले कोई ना कोई हेलोजन एटम हमें लेके आना पड़ता है। तो हेलोजन एटम लाने के लिए हमने क्या किया, HBr की रिएक्शन हमने करवाई। यानी स्टेप्स क्या हो गए, पहले आप HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HBr के साथ जब रिएक्शन हो गए तो ये बनेगा ये वाला, फिर आप इसकी रिएक्शन KCN के साथ करवाएंगे। जब KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, तो ये CH2 या CN आ जाएगा। फिर आप करवाएंगे इसका हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये आपका फेनिल एथेनोइक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन A C और D जिसमें है A C और
डी, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 47 के बाद 48, 48 हमारा हो गया। 48 के बाद ये 49, 49 के बाद 50। ए बी, अच्छा ये ए बी सी डी इनके साथ है, ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी ऑप्शन दिया गया है। यानी कह रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं। गिव इमाइड द रिएक्शन प्रोसीड इन द सीक्वेंशियल स्टेप। देखिए अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो फर्स्ट तो आपको एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, उसके बाद आप इसकी अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये सोल्ट फॉर्मेशन होगी इस तरह से। अमोनिया बेस है, ये आपका एसिड है। यानी ये आपका या ए बी, यानी बी आपका सबसे पहले है, बी के बाद उसके बाद बनेगा डी, एंड देन डी के बाद जो आपका बनेगा, तो देखिए सबसे पहले बी, बी के बाद डी। वैसे तो इसका आपका ऑप्शन यहाँ से पता चल जाएगा कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उसके बाद बनेगा सी, यानी डाईएमाइड बनेगा, और डाईएमाइड के बाद जो है आपका जो कंपाउंड बनेगा वो इमाइड बनेगा, यानी सबसे लास्ट में आपका ए आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ये आपका CUT 2023 का एक पेपर था जिसका हमने डिटेल में सॉल्यूशन किया। इससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्व कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें। सिलेबस आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, और सुपरफिशियल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादा डेप्थ के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने बाकी दोस्त जो CUT की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।